गुड आफ्टरनून सर। कौन है? योजित चला रहा है, जो भी है मुझे होस्ट बना दे एक बार। हाँ जी, तो कर लिया आपने कंप्लीट फास्फोरस वाला पूरा। नाइट्रोजन फैमिली एक तरीके से कंप्लीट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्यन स्क्रीन शेयर करो और एक एक पेज में जो जो डाउट हो वो बताते चलना। कौन सा आर्यन आर्यन सर? वो क्लास में? यस सर। ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ, आप स्क्रीन शेयर करो अपनी। इतना इतना ऊपर कहाँ लेके जा रहे हो? नाइट्रोजन से स्टार्ट करो ना, नाइट्रोजन के भी तो है डाउट। हाँ बस इधर, नहीं इससे थोड़ा सा पहले और थोड़ा सा पहले। हम्म, बस। हाँ, इसके अगले पेज पे आ जाओ, ये जो भी पेज नंबर है, पेज 3 पे आ जाओ। बस बस बस। हाँ, इसमें इस वाले पेज पे भाई किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी चार्ट में, ये जो टेबल बनी हुई है इसमें सर ये ऐसा होना चाहिए था, वैसा कुछ भी अगर डाउट है तो बोलो। और इस पेज में कोई भी डाउट है तो बताइए। सर हाँ जी। सर आयनिक रेडियस जो है, हाँ हाँ सर वो ये बिस्मत पे मतलब जाते जाते बढ़ना चाहिए था। हाँ हाँ, ये कम क्यों हो गया? सर ये इसमें ना, ये कैसे एक्सेप्शन कैसे आई? ध्यान से समझना। देखिए उसने लिखा है आयनिक रेडियस, ये तो नहीं बताया है उसने कैटायनिक रेडियस है या फिर एनायनिक रेडियस है। आ रही है बात समझ में? ऐसा तो कुछ भी लिखा नहीं है ना उसने। तो यस सर, आप, नहीं लिखा। हाँ, आपके पास में नाइट्रोजन जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। इलेक्ट्रोनेगेटिव, इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब वो एनायन के फॉर्म में रहेगा। ठीक है, एनायन के फॉर्म में रहेगा, लेकिन आपके पास में जो एंटीमनी और बिस्मिथ है वो कैटायन के फॉर्म में रहता है। तो बेसिकली जो आयनिक रेडियस है वो ऐसा नहीं है सबका -1 है या सबका +1 है, जो आपको लग रहा है कि भाई बढ़ते जा रहे हैं तो फिर बढ़नी चाहिए, वैसा नहीं है। जो स्टार्टिंग में है वो तो क्या है आपके पास? एनायन। और जो बाद वाले दो हैं वो क्या है आपके पास में? कैटायन। तो समझ में आया? वो कैटायन होने की रेडियस नाइट्रोजन से भी कम हो गई। क्लियर? यस सर। हाँ, ये वैसे मैंने, हालांकि ये चीज आपने पूछी है, ये मैंने लास्ट टाइम पे बता दी थी, बट कोई नहीं, आगे बढ़िए। हाँ जी, नेक्स्ट इस पेज पे कोई भी, हाँ ये इन तीनों में कहीं पे भी कुछ भी दिक्कत हो बोलो। ठीक है, ये 166 पेज नंबर था, 167 पे बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। वन 167 में कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज, ये सब दिया हुआ है सर इसमें। मैंने यहाँ, जो हाईलाइट करा है उसमें डाउट है। अच्छा, ये जो हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है कि सिमिलरली इन केस ऑफ फॉस्फोरस नियरली ऑल इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट डिस्प्रोपोर्शनेट इनटू +5 एंड -3 बोथ इन एल्कली एंड एसिड। ठीक है, हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बिकम्स इंक्रीजिंगली स्टेबल विद रिस्पेक्ट टू डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये तो बड़ा सिंपल सा है ना। आपके पास में जो ऊपर से जब आप नीचे जा रहे हो तो लग रहा है इनर्ट पेयर इफेक्ट, तो नाइट्रोजन जो है वो +5 में रह रहा है, फॉस्फोरस जो है वो +5 में रह रहा है। लेकिन जब आप नीचे आओगे तो बताइए इनर्ट पेयर इफेक्ट में ऑक्सीडेशन नंबर में 2 की कमी आ जाती है, नहीं आ जाती? बोलो आर्यन, यस सर। इनर्ट पेयर यस सर। इफेक्ट में
यही तो होता था नेट पेयर इफेक्ट कि भाई अगर कोई ऊपर वाला +4 है तो नीचे आके वो +2 में ज्यादा स्टेबल होगा। हाँ जी तो सर। यहाँ वही हो रहा है, ऊपर से जब आप आए तो +5 की बजाय +3 जो है वो ज्यादा स्टेबल हो गया। तो वही कह रहा है कि हाउएवर +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इन केस ऑफ जो भी 3 नीचे वाले हैं आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मिथ, उसमें वो ज्यादा स्टेबल हो जाती है और ओके वो सर। डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं करती। ठीक है। सर हाँ जी। मेल्टिंग पॉइंट में मतलब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पैराग्राफ में है ऊपर। हाँ जी, फिजिकल प्रॉपर्टीज वाले पैराग्राफ पे आना जरा। नहीं नहीं, नीचे नीचे इसी पेज पे ही है, बस फिजिकल प्रॉपर्टीज वाला ही कह रहा था ना। इसमें भी एक्सेप्शन किस वजह से आ रही है? देखिए एक्सेप्शन तो उसमें बात ये मेल्टिंग पॉइंट में आप ऐसे डायरेक्टली बता नहीं पाओगे। रीजन बीइंग मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट जो है वो क्रिस्टल की स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है कि आपके पास में जो एटम्स हैं वो कितने क्लोजली पैक हुए उसके सॉलिड फॉर्म में। तो वो जो आपके पास में अरेंजमेंट है कि मतलब उसमें वो सब चीज भी मैटर करती है, बीसीसी, एफसीसी, मतलब इंटरेक्शन के साथ साथ। तो वो तो आप डायरेक्टली नहीं, मतलब उसमें नहीं बता पाओगे। तो यस। अगर आपको अगर कोई एक्सेप्शन है धीरे धीरे, मतलब वो इंक्रीज होने की जगह कहीं कोई एक्सेप्शन आ रहा है तो वो तो आपको एज अ एक्सेप्शन याद ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं। ओके सर। चलिए भाई आगे आइए। केमिकल प्रॉपर्टीज में हाइलाइटर वाली चीज तो मैंने एक्सप्लेन कर दी है, शायद ये आर्यन का डाउट था। इसके अलावा और किसी को पूछना है इस पेज पे 167 सर पे? इसमें ना मेरी एनसीईआरटी में वो लिखा हुआ है केमिकल प्रॉपर्टीज वाले पैराग्राफ में ही, NCERT दुनिया से अलग है। हाउएवर सर मेरे को इधर दिखा नहीं था, एक सेकंड सर, इसमें लिखा ही नहीं हुआ इस एनसीईआरटी में क्या नहीं लिखा हुआ? सर। हाउएवर इट डज नॉट, वो केमिकल प्रॉपर्टीज में ही लास्ट सेकंड लाइन थी, हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन +5 ऑक्सीडेशन स्टेट विद हेलोजेंस as nitrogen does not have d orbitals to accommodate electrons. ठीक है। सर मेरे को समझ नहीं आया सर, अगर +5 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो सर वो तो इलेक्ट्रॉन्स देने की टेंडेंसी होती है सर, वो एकोमोडेट करने की मतलब। उसमें ऐसा है कि भाई अल्टीमेटली बॉन्ड तो बनाना पड़ेगा ही पड़ेगा ना उसको हेलोजन के साथ में। हाँ जी तो सर। इसमें आप ऐसे समझो कि अगर कोई किसी को अपनी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करनी है हाँ तो जी सर। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट वो फ्लोरीन के साथ नहीं शो कर पाता, ऑक्सीजन के साथ शो कर लेता है मैक्सिमम। क्यों? क्योंकि एक अकेला जो ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन को अपने साथ लेके जा सकता है और +2 में ला सकता है अकेला एक ऑक्सीजन उस एलिमेंट के ऊपर। हाँ जी सर। कि अगर वो अकेला सर इस एनसीईआरटी में लाइन नहीं है, वो है, इस एनसीईआरटी में वो वाली लाइन ही नहीं है जो मेरी एनसीईआरटी में लिखी हुई है। वही तो बात है सर ये ना। शायद पुरानी एडिशन है ये जो। सर तो फर्क है एनसीईआरटी फर्क में। है सर। मतलब वो तुम्हारी एनसीईआरटी से अलग है। बट फिर भी मैं ये कहूंगा, अगर मान लो ये आर्यन ये नई वाली है क्या? सर दूसरी वाली लेटेस्ट है जो शिवम कह रहा है, वो वाली लेटेस्ट है। अच्छा वो वाली लेटेस्ट है, तो फिर एक बार बोलो जरा उस लाइन को जो आप बोल रहे हो। सर हाउएवर इट डज नॉट फॉर्म कंपाउंड्स इन इट +5 किसके लिए है ऑक्सीडेशन, यहाँ पे? इट किसके लिए है? नाइट्रोजन के लिए ठीक है आगे बोलो। with halogens as nitrogen does not have d orbitals to हाँ accommodate electrons from other elements to form bonds. ठीक है, +5 के लिए है ना ये लाइन, केवल +5 के लिए है ना? yes sir. ठीक है सुनो, अब आपके पास में अगर +5 शो करवानी है आपको हेलोजन के साथ जोड़ के, तो मुझे बताओ 5 बॉन्ड बनाने पड़ेंगे नहीं बनाने पड़ेंगे? क्योंकि हेलोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ता है। yes sir. अब ये बताओ तुम्हारा नाइट्रोजन 5 बॉन्ड बना सकता है क्या? नहीं सर, बना ही नहीं सकता। इसलिए लिखा है उसने कि उसके पास में डी ऑर्बिटल ही नहीं है। अगर मान लो फास्फोरस होता तो वही फास्फोरस जो नाइट्रोजन का बड़ा भाई है हाँ वो जी, बना लेता है 5 बॉन्ड, PCl5 वगैरह ये सब बना और वो लेते हैं। +5 में एग्जिस्ट करता है हेलोजन के साथ में। हाँ जी सर, इसमें +4 इसलिए +4 कैसे करेगा फिर सर नाइट्रोजन? नाइट्रोजन +4 ऐसे नहीं करेगा, वो ऑक्साइड के फॉर्म में कर सकता है जो N2O4 बनाता है। अच्छा उसमें, ठीक है सर। सर आगे और सर चलो। केवल 1 मिनट, केवल इसी के लिए नहीं, आपके पास में अगर कभी भी किसी एलिमेंट की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करने की बात आए तो वो एलिमेंट अपने ऑक्साइड में मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, ना कि हैलाइड्स में। ओके सर। अब जैसे फास्फोरस के केस में हम बात करें तो फास्फोरस अपने ऑक्साइड में भी मैक्सिमम शो कर सकता है और हैलाइड में भी कर अच्छा सकता है। yes, sir. फास्फोरस कर सकता है, बट हर एक एलिमेंट कर सके ये जरूरी नहीं। ओके सर। हाँ जी बोलिए, और कोई कुछ कह रहा था? सर मैं कह रहा था इसमें भी लिखा हुआ है, एग्जाम्पल में लिखा हुआ है इसमें।
नीचे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ जी, तो आगे वरना बढ़िए। मेरे पास लेटेस्ट वाली है, मैं करूं स्क्रीन नहीं शेयर? कोई दिक्कत नहीं है, चलने दो, उसमें 1-2 लाइन का होगा, कोई दिक्कत नहीं उसमें। वो कहीं ना कहीं ऊपर नीचे करके, अब उसमें जो पुरानी वाली है, या हो सकता है उसमें 2 जगह हो, या फिर कहीं किसी और जगह लिखा हुआ हो तो एक जगह से हटा दिया होगा, मतलब ऐसा कुछ हो सकता है, कोई बात ऐसे स्लाइड्स में भी ऐसे सेम बात लिखी हुई है। नहीं। चलिए भाई, ये 167 के बाद में 168 पेज पे एक हमारे पास टेबल भी है और कुछ थ्योरी है। इसमें अगर कोई भी टेबल में या थ्योरी में कोई भी डाउट है आपको तो बताइए। सर मेरे को ना उसमें डाउट है, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में एक लाइन में। हाँ जी बोलिए, एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन में क्या डाउट है आपको? सर ये जो थोड़ा रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है ना, 1 मिनट जूम करवा देते हैं। एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन इस पेज पे कहाँ है? एनोमलस बिहेवियर ऑफ नाइट्रोजन नहीं सर ये इसी पेज पर मैं बता रहा हूँ, ये जो रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन है ना, हाँ हाँ, इसके just ऊपर वाले पैरा में है वो इसके लाइन। ऊपर वाले पैरा में, वही इसका ऊपर वाला पैरा दिखाना होगा। बस थोड़ा सा स्क्रॉल कर दो, अभी दिख जाए। सर इसमें बस नीचे भाई, नीचे वाले पेज में सर, मतलब 167 पेज नंबर पे, 168 पेज नंबर पे, 168 पे 168 में, ठीक है। जो 4-5 लाइन उनमें कौन सी लाइन? सेकेंड लाइन से, जो सेकेंड लाइन स्टार्ट हो रही है ना, बिसाइड्स रिस्ट्रिक्टिंग वाला, ये अच्छा। Besides restricting its covalency to 4, nitrogen cannot form d-pi-p-pi bond as the heavier element can, एग्जाम्पल, ठीक है। वो ये कह रहा है कि भाई नाइट्रोजन जो है वो डबल बॉन्ड नहीं बना सकता उनके साथ में, जैसे फास्फोरस बना लेता है। सर इसमें अलग से कोवेलेंसी 4 का मतलब वो करना क्यों जरूरी था? मतलब कोवेलेंसी 4 का इससे क्या लिंक है जी? वो ये कह रहा है कि भाई आपके पास में नाइट्रोजन के पास में एस है और पी है, एस है और पी है, इसका मतलब टोटल मिला के 4 ऑर्बिटल है। कितनी मिक्सिंग करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो 4 बॉन्ड से ज्यादा नहीं बना पाएगा, ये कहना चाह रहा है। ओके सर। भाई एक बॉन्ड अगर बनाना है आपको, तो उस बॉन्ड को बनाने के लिए आपको वो चाहिए होगा ना, ऑर्बिटल। चाहे पाई बॉन्ड बनाना है, चाहे सिग्मा बॉन्ड बनाना है, तो वो ऑर्बिटल कहाँ से आएगा? हाइब्रिडाइज होकर के। तो वो कह रहा है कि भाई 4 ऑर्बिटल हैं, कितना ही हाइब्रिडेशन कुछ भी करवा लो, 4 से ज्यादा ऑर्बिटल कभी अवेलेबल ही नहीं हो पाएंगे उसके पास में, क्योंकि डी है ही नहीं। तो उसकी कोवेलेंसी कभी भी 4 को एक्सीड नहीं कर सकती, 4 से ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। वो क्लियर? यस सर। चलिए भाई नेक्स्ट पेज 168 बाद 169 पे बताइए, किसी को कोई भी डाउट हो तो 169 पे। इसमें नाइट्रोजन के हमारे कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन दिए हुए हैं, कैसे कैसे आप नाइट्रोजन बना सकते हो, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट हो तो बताइए। अच्छा, और नीचे जो रिएक्शन लिखी हुई है ना नाइट्राइड वाली, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास में जनरली मेटल को जब हम एयर में बर्न करते हैं तो ऑक्साइड बनते हैं। फर्स्ट ग्रुप में आप लोगों ने एस ब्लॉक पढ़ा होगा, वहां पे ये चीज पढ़ी होगी। फर्स्ट ग्रुप वालों में क्या बनता है? ऑक्साइड बनते हैं। लेकिन लिथियम जो है वो एक एबनॉर्मल बिहेवियर यहाँ शो करता है, मैग्नीशियम के साथ डायगोनल रिलेशनशिप शो करता है। तो फर्स्ट ग्रुप के तो केवल ऑक्साइड बनाते हैं, लेकिन जो सेकंड ग्रुप के एलिमेंट होते हैं वो ऑक्साइड प्लस नाइट्राइड दोनों बनाते हैं। तो मैग्नीशियम जो है वो नाइट्राइड बनाता है, और उस मैग्नीशियम की देखा देखी जो लिथियम है वो भी डायगोनल रिलेशनशिप होने की वजह से नाइट्राइड बनाता है। जबकि फर्स्ट ग्रुप के जो बाकी एलिमेंट हैं कोई भी नाइट्राइड नहीं बनाता। सोडियम जब आप हवा में जलाओगे सिर्फ और सिर्फ ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड बनाता है। सोडियम नाइट्राइड एग्जिस्ट ही नहीं करता, बनता ही नहीं। सर इस वाले पेज में बता दीजिए कोई 160 कौन सा है? 169 में किसी सर को? हाँ सर मेरे को डाउट नहीं था, मैं कुछ बताना था। ये जो रिएक्शन लिखा हुआ है ना, डीकॉम्पोजिशन ऑफ अमोनियम डाइक्रोमेट, ये इंट्रामोलिक्यूलर रिडॉक्स रिएक्शन का एक एग्जांपल है। ठीक है, मतलब लेकिन ये आप क्यों बता रहे हैं? मतलब सर मैं वो पढ़ रहा था रिडॉक्स रिएक्शन, तो उसमें था। ठीक है, अंडरस्टूड है, देख सकते हैं। +6 से +3 में जा रहा है, वो चीज समझ में आ रही है। और एक सर वो जो थे ना NH3PH3 वाले, सर उसमें ना बेसिसिटी में ना दिया हुआ था SbH3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू BiH3 बेसिसिटी में। ऊपर वाले पेज पे ही था ये। सर मेरे को लगा मिसप्रिंट है, एक बार आप कंफर्म कर दो, मिसप्रिंट ही है ना ये?
कौन सा ऊपर वाले कौन पेज पे था ऊपर वाले पेज में ऊपर वाले पेज पे आकर कहाँ? सर। ये बेसिसिटी में ऑर्डर दिया हुआ है ना, रिएक्टिविटी टुवर्ड्स हाइड्रोजन में इक्वालिटी क्यों है, बाकी किसी में नहीं है? वो इक्वलिटी का मतलब ये हुआ कि ऑलमोस्ट सिमिलर है, मतलब डिफरेंस जो है वो एकदम ना के बराबर टाइप का है, गलत नहीं है, वो इक्वलिटी ठीक है अपनी जगह पे। मतलब जितना डिफरेंस आपका पहले दूसरे तीसरे चौथे में चल रहा है ना, वो डिफरेंस एकदम ना के बराबर हो गया है, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ज्यादा है वो SbS3 जाता है, थोड़ा बहुत। ओके सर। हाँ भाई 169 में बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। नहीं है, सिंपल थोड़ी सी थ्योरी लिखी हुई है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा लेकिन ये मेथड इंपॉर्टेंट है, कैसे कैसे आप नाइट्रोजन बना रहे हो। अच्छा एक मिनट, यहाँ पे मैं एक चीज और बताता हूँ। ये जो पहली रिएक्शन लिखी हुई है ना नाइट्रोजन बनाने की, ये रिएक्शन काफी इंपॉर्टेंट है। मतलब जितने भी अमोनिया के कंपाउंड होते हैं, अमोनिया के जितने भी कंपाउंड है, तो NH4Cl एक अमोनिया का कंपाउंड है, ठीक। अमोनिया के कंपाउंड की रिएक्शन जब भी आप एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे, तो यहाँ पर ये NaNO2 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। तो जब भी किसी अमोनिया के कंपाउंड की रिएक्शन किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाई जाती है, तो अमोनिया नाइट्रोजन में ऑक्सीडाइज हो जाती है। आप देख सकते हैं अमोनियम आयन में या अमोनिया में नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -3 होती थी और N2 में वो 0 हो गई। तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। NH4Cl से ही मतलब नहीं है, अमोनिया का कोई भी कंपाउंड अगर होगा और उसकी रिएक्शन आप किसी भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ करवाओगे, तो वो N2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ लिख लेना NaNO2 के नीचे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है यहाँ पे Na। NCERT में लिख लो आप। ठीक है भाई, इसमें और तो ऐसा कुछ ज्यादा है नहीं। अगले पेज पे आइए, 170 पेज नंबर में बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। वन 170 में देख लो आराम से, कोई भी डाउट हो तो बोलो। इसमें जो ऊपर वो अमोनिया की रिएक्शन वाला लिखा हुआ है ना, N2 + 3H2 gives 2NH3, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इसका केमिकल इक्विलिब्रियम में भी हम काफी यूज करते हैं। और इसमें आपसे पूछा जाता है कि रिएक्शन कब फीजिबल होती है आगे की तरफ। तो इसमें प्रेशर क्या होना चाहिए और टेम्परेचर क्या होना चाहिए रिएक्शन अमोनिया के प्रिपरेशन के लिए हेबर्स प्रोसेस में? 300 एटमॉस्फेयर। नहीं, हाई और लो के हिसाब से बताइए। दोनों है। सबसे पहले तो डेल्टा H नेगेटिव है। डेल्टा H नेगेटिव मतलब रिएक्शन एक्सोथर्मिक है। तो बताइए टेम्परेचर हाई होना चाहिए या लो होना चाहिए? लो होना चाहिए। लो होना चाहिए क्या टेम्परेचर, ठीक है। लेकिन अब इसमें दिक्कत है, एक दिक्कत ये है कि अगर टेम्परेचर आपने लो रख लिया तो जो N2 में ट्रिपल बॉन्ड है वो टूटता ही नहीं है। आपको अगर N2 और H2 की रिएक्शन करा के NH3 बनाना है, तो जो N2 में नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है वो तोड़ना ही पड़ेगा। और वो आपका बॉन्ड टूट ही नहीं सकता अगर टेम्परेचर कम है तो टेम्परेचर तो हमें ना चाहते हुए भी इसमें बढ़ाना पड़ता है। रिएक्शन है एक्सोथर्मिक, लेकिन होती है 773 केल्विन पे। 773 का मतलब समझ रहे हो आप, 500 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आ रही है सबको बात समझ में? अच्छा थोड़ा प्रेशर वाली चीज भी देखते हैं। आपको प्रेशर वाली चीज कितना याद है? प्रेशर वाली चीज बताइए। अगर रिएक्शन को हमें आगे की तरफ भेजना है तो प्रेशर हाई करना चाहिए हमें या लो करना चाहिए? सर अगर हम हाई प्रेशर हाई करते हाई हैं प्रेशर तो करना चाहिए सर, टूवर्ड प्रेशर को बढ़ाना हाई करेंगे। हाई। टूवर्ड्स सिंपल आप फ्यूमर बड़ी मॉलिक्यूल प्रिंसिपल चलता। से सोच सकते हो। अगर आप प्रेशर हाई करते हो, अगर आप प्रेशर हाई करते हो तो रिएक्शन उस तरफ जाएगी जिस तरफ प्रेशर लो करे। वो आपने जो भी चेंज किया है उसको अपोज करेगी। लो कब होगा प्रेशर? जहां नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। नंबर ऑफ मोल्स कहाँ कम है आपके पास? NH3 की तरफ। राइट साइड NH3 की तरफ तो रिएक्शन आगे की तरफ बढ़ जाएगी। कब बड़ी रिएक्शन आगे की तरफ? जब हमने प्रेशर हाई किया। बता दिया। चलिए भाई नेक्स्ट और बता दीजिए इस पेज में कोई भी डाउट हो तो, नहीं तो फिर अगले पेज पे आते हैं। इसमें इन टेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हाई इज N2 लेस रिएक्टिव एट रूम टेम्परेचर। क्यों है लेस रिएक्टिव? क्यों नेचर में इतना मिलता है? किसी के साथ रिएक्शन कोई क्यों नहीं करती है? ट्रिपल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है। सर हाई बॉन्ड स्ट्रेंथ। बॉन्ड हाँ इतनी आसानी से टूटता ही नहीं है ट्रिपल। चलिए इसके बाद में अमोनिया के कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन है हमारे पास में। तो वो उनमें कोई डाउट हो या आगे जो नीचे थ्योरी लिखी हुई है इसमें कोई भी डाउट हो तो बताओ, तो आगे बढ़ते हैं। सर ये सारी रिएक्शन हमें याद करनी है?
देखो सारी का तो ऐसा है कि जो एनसीईआरटी में लिखी हुई है ना ये लिमिटेड है। मैं आपसे बार बार जब भी आप कहते हो एनसीईआरटी जो मैं कहता हूँ ना वो ये है कि ये ऑलरेडी बहुत लिमिटेड है। आप अगर और थोड़े से पोथी पन्ने उठाओगे ना, आप बीके जायसवाल और ये सब अगर बुक्स वगैरह आप देखोगे, प्रभात कुमार, आपको वहां अथाह रिएक्शंस मिलेंगे। तो ऑलरेडी बहुत कंसाइज आपके लिए कर दिया गया है मामला, जब आपको केवल एनसीईआरटी पढ़ने के लिए बुलाया है तो इसमें तो कोई भी मतलब इफ एंड बट नहीं चाहिए। ये तो हाँ करनी ही है। अगर स्कोर करना है मेंस में अच्छा तो ये तो करनी ही है। मेंस से ही मतलब नहीं है, एडवांस में भी एनसीईआर आप खुद देखो ना, आपका इनऑर्गेनिक का पोर्शन कितना लिमिटेड कर दिया गया, बस एनसीईआरटी आपसे बस इतना सा बोला जा रहा है, बस एनसीईआरटी। तो हम अगर उसमें भी कटौती करेंगे तो फिर कैसे काम चलेगा? ठीक है सर डेल्टा एच भी याद रखना है? नहीं डेल्टा एच नहीं, वैल्यू कैसे आप याद रख पाओगे? एकदम कोई रट्टू तोते थोड़ी नहीं हो आपकी जो सब कुछ याद कर लो, ऐसे नहीं। चलिए नेक्स्ट फिगर में 171 डाउट है सर, इसके नेक्स्ट पेज पे जो फिगर है उसमें डाउट है। आ जाते हैं पहले एक बार नेक्स्ट पेज पे 171 पे आइए। अरे टैंक में डाउट है सर, इस फिगर में टैंक क्यों लिया साइड में? हमने सीधा सीधा कंप्रेसर से निकाल के कैटलिस्ट से निकालते तो सीधा बन नहीं जाता क्या NH3। ठीक है, तो सर ये साइड में हमने टैंक क्यों लिया जिसमें लिक्विड NH3 ऑलरेडी है और ऊपर फिर पंप भी लगा दिया? इस कहना क्या चाहता है कि मतलब जो N2 और H2 है वो पूरी तरह से अभी प्रोसेस नहीं हुई है, वो अभी भी N2 और H2 के फॉर्म में, इसलिए हम उसको वापस से प्रोसेस में ला रहे, कैटेलाइज फिर से कर रहे हैं उसको। हाँ वो ये कहना चाह रहा है कि यहाँ पे आपके पास में अमोनिया आई है ना, वो अमोनिया में पूरी तरीके से वो अमोनिया नहीं होगी, कुछ उसमें अनरिएक्टिव नाइट्रोजन और हाइड्रोजन भी होगा, तो उसको फिर से यूटिलाइज करने के लिए इस तरीके से पंप वगैरह लगाए। सर पर एक बार इस तरीके चेंज करने पे सारा चेंज तो हो जाता है, हम जैसे नहीं, करते थे आपके पास ऑर्गेनिक। में अगर सारा चेंज हो जाता, सारा चेंज हो जाना ये केवल एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है। एक्चुअल में आपके पास में यील्ड हर रिएक्शन की जो है वो 100% नहीं होती है। काफी ज्यादा रिएक्टेंट आपका अनरिएक्टिव फॉर्म में रह जाता है, नहीं टूट पाते कई नाइट्रोजन के बॉन्ड, तो उनको फिर वापस प्रोसेस किया जाता है। ठीक है, अच्छा टेम्परेचर थोड़ा सा ऐसा मेंटेन किया जाएगा इसमें कि जिसमें अमोनिया तो लिक्विड फॉर्म में रहे, लेकिन N2 और H2 जो है, आप खुद सोचिए एक ही वैल्यू N2 H2 और अमोनिया में से किसके लिए एक ही वैल्यू ज्यादा होगी? किसमें इंटरमोलिकुलर इंटरेक्शन ज्यादा होगा? नाइट्रोजन हाइड्रोजन और बोलो ए वन रोल कांस्टेंट ए अमोनिया। तो अमोनिया को लिक्विफाई करना आसान है, तो एक ऐसा टेम्परेचर रख दिया जाता है जिसमें अमोनिया तो लिक्विड हो जाए लेकिन N2 और H2 उसमें गैस बनी रहती है, तो अमोनिया लिक्विड है और नाइट्रोजन H और हाइड्रोजन उसमें से अलग होकर के उनको वापस यूज कर लिया जाता है। ठीक है, चलिए भाई आगे बताइए, इस पेज पे कोई और कोई डाउट हो तो आपको? कोई भी डाउट इसके बारे में? ये देखो ये बहुत एक सबसे नीचे नीचे जो रिएजेंट है, ये काम का रिएजेंट है, इसको कुछ बोलते थे हम, याद करो इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते थे, पढ़ाया है हमने। सबसे नीचे जो एजी वाला कॉम्प्लेक्स है क्या बोलते थे इसको? टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट। टॉलेंस रिएजेंट। और ये जो इसमें कॉपर वाला जो कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है, फेलिंग ये सॉल्यूशंस कॉपर का वाला, शायद। ये कॉपर वाला वो है जो आपको याद हो तो अभी मैंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में एक बताया था जिसमें एक इलेक्ट्रॉन पहले पी में जाता है और जबरदस्ती DsP2 हमने हाइब्रिडाइजेशन किया था उसका, एक इलेक्ट्रॉन को जंप करवा करके। यस सर। sp3 आ रहा था लेकिन वो उसमें DsP2 होता है, ये वही कंपाउंड है DsP2 वाला, स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये सब कुछ टेस्ट टाइप में भी है अमोनिया के, एक तरीके से देखा जाए तो कॉपर का एक सॉल्यूशन है ब्लू कलर का, और उसमें हमने अमोनिया डिसॉल्व की, तो जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें कलर की इंटेंसिटी और भी ज्यादा हो जाती है, और ये जो डीप ब्लू कलर बताते हैं हम इस कॉम्प्लेक्स का, वो उसी उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से होता है, जो सिंगल इलेक्ट्रॉन हमने जंप करवाया था। चलिए नेक्स्ट आगे बताइए, 171 के बाद 172 पेज नंबर पे किसी को कुछ भी डाउट हो तो। अच्छा इसमें जो नीचे वाली टेबल है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको सारे ऑक्साइड का कम से कम एक एक मेथड, यहाँ एक एक ही लिखा हुआ है, तो वो मेथड आपको प्रिपरेशन का याद होना चाहिए, साथ के साथ जो उसकी प्रॉपर्टी है
कौन कलरलेस है, किसका कलर है, कौन न्यूट्रल है, कौन एसिडिक है, वो आपको याद होना चाहिए। और वैसे पता है काफी इजी है। कैसे इजी है मैं समझाता हूँ। एसिडिक और वो सब याद रखना। अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ती है ना एलिमेंट की, तो उसका ऑक्साइड ज्यादा एसिडिक बनता है। ये आप लोगों ने 11th क्लास में भी पढ़ा होगा। अगर एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा पॉजिटिव है तो उसका जो ऑक्साइड है वो ज्यादा एसिडिक होता है। जैसे मैं आपसे सिंपल एग्जांपल देखूं, CO और CO2। तो CO में +2 है, CO2 में +4 है। CO और CO2 में ज्यादा एसिडिक कौन है? CO2 ज्यादा एसिडिक होता है, और CO को तो हम बल्कि कैसा कह देते हैं, न्यूट्रल कह देते हैं। तो जहां आपको मैंने बताया था न्यूट्रल ऑक्साइड, मैंने बताया था पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केवल 3 ही ऑक्साइड होते हैं जो न्यूट्रल होते हैं। कौन कौन से? हाँ जी, कौन कौन से 3 ऑक्साइड न्यूट्रल होते हैं? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड। कितने हो गए? कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस नाइट्रस ऑक्साइड प्लस NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड जिसको बोलते हैं। तो ये N2 और NO जो है वो न्यूट्रल होते हैं। एक CO हमारा न्यूट्रल होता है। टोटल हमारे 3 न्यूट्रल होते हैं। तो इन 5 में से यहाँ पर ये जो लिखे हुए हैं 5, इनमें से शुरू के 2 जो है वो न्यूट्रल होंगे, और जब आपके पास एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ेगी नीचे वालों में, तो वो आपके पास कैसे हो जाएंगे? एसिडिक हो जाएंगे। और ये जो यहाँ पर NO2 और N2O4 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली ज्यादा अलग अलग है नहीं। NO2 में अगर आपको पता हो तो NO2 एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसी है। NO2 तो उसमें वो जो एक ऑड इलेक्ट्रॉन है वो दूसरे NO2 के साथ में उसके ऑड इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ करके बॉन्ड बना लेता है, और N2O4 बन जाता है डाइमर के फॉर्म में। तो जब तक उसमें वो ऑड इलेक्ट्रॉन होता है तो उस सिंगल इलेक्ट्रॉन की वजह से उसका कलर ब्राउन कलर होता है, लेकिन जैसे ही वो डाइमर बनाता है तो वो कलरलेस हो जाता है, ब्राउन कलर गायब हो जाता है, और गैस की बजाय वो सॉलिड बन जाता है। आ रही है बात समझ में? डाइमर है N2O4 किसका? NO2 का। क्लियर? यस सर। चलिए नेक्स्ट, ये शायद 171 था, 172 पे आ जाएगी। यहाँ आपके सामने स्ट्रक्चर लिखी हुई है 5 ऑक्साइड की। 5 ऑक्साइड की आपको स्ट्रक्चर पता होनी चाहिए, किस किस तरीके से आपके कंपाउंड बन रहे हैं। इसमें किसी बॉन्ड में, किसी स्ट्रक्चर में, किसी एंगल में कुछ भी अगर आपको डाउट है तो वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट 170, नेक्स्ट 173 या 74 जो भी है, अगले पेज पे आ जाइए। सर ये ऊपर ये जो बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल वगैरह, इनका कुछ आइडिया होना चाहिए हमें कि कौन ज्यादा बड़ा नहीं होता है, कौन नहीं, उसको नहीं याद सिर्फ नहीं रखना है, लेकिन ज्यादा कम तो पता होना चाहिए ना कि उसमें अगर ज्यादा हुआ तो क्यों हुआ। सिंपल केमिकल बॉन्डिंग के हिसाब से सोच सकते हो आप। केमिकल बॉन्डिंग में जो बॉन्ड एंगल देखना सिखाया है आपको, उसके बेसिस पे आप सिंपल सोच सकते हो। तो वो लॉजिक लगा के आप इनको देखना, और उसके बाद में अगर आपको किसी भी एंगल में दिक्कत है कि सर हमारे लॉजिक के हिसाब से ये वाला एंगल इससे कम होना चाहिए था लेकिन यहाँ इतना है, तो हम डिस्कस कर सकते हैं। वो ऑब्वियसली आपने अभी देखा ही नहीं होगा, तो फिर डिस्कशन का कोई मतलब नहीं है। वैल्यू नहीं याद करनी, वैल्यू आप याद कर ही नहीं सकते। वैल्यू की मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं तो सिंपल ही कह रहा हूँ कि जो वैल्यू है किसी के साथ कभी कंपैरिजन में आ जाए ज्यादा और कम, तो वो हमें पता होना चाहिए। नेक्स्ट, हाँ जी, अब आ जाइए नाइट्रोजन के बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड नाइट्रिक एसिड पे। नाइट्रिक एसिड में सबसे पहले तो यहाँ कुछ मेथड ऑफ प्रिपरेशन आपके सामने लिखा हुआ है। इस मेथड ऑफ प्रिपरेशन में ये नाइट्रिक एसिड का भी एक मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमारे सिलेबस में, और साथ ही साथ सल्फ्यूरिक एसिड का भी मेथड ऑफ प्रिपरेशन सिलेबस में है। अगले उसमें देखोगे आप अगले ग्रुप में। यहाँ इन दोनों में जो कैटलिस्ट आप यूज करते हो, कैटलिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें हमने कैटलिस्ट क्या यूज किया है, थोड़ा सा इसको जूम करो। ये जो गॉज कैटलिस्ट है ना, PT और रोडियम का, ये आपको याद होना चाहिए। अच्छा, इस प्रोसेस का नाम भी कुछ होता है। इस प्रोसेस का नाम क्या होता है नाइट्रिक एसिड बनाने वाले प्रोसेस का? ओस्वाल्ड प्रोसेस। तो ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है कि ओस्वाल्ड प्रोसेस में हमारा कैटलिस्ट क्या होता है, तो वो आपको पता होना चाहिए कैटलिस्ट क्या है। अच्छा, इसमें एक चीज और देखिए आप, इसमें जो पहला स्टेप है आपका, रिएक्शन 3 स्टेप में हो रही है। तीनों स्टेप हमें याद होने चाहिए, बाकी सब तो कहानी है। 3 स्टेप बस हमें ये याद होने चाहिए। 3 जो रिएक्शन है, पहला स्टेप आपका ऑक्सीडेशन है, और इस ऑक्सीडेशन में -3 से +2 पे पहुंच गया है। आप खुद देखो आपको कहां से कहां तक लेके जाना है मामला। आपको अमोनिया से बनाना है। ये जो ओस्वाल्ड प्रोसेस है, इसमें नाइट्रोजन का जो सोर्स होता है वो अमोनिया होती है।
अमोनिया में नाइट्रोजन -3 में है और उसको नाइट्रिक एसिड में मतलब आपको +5 में लेके जाना है, मतलब एकदम एक्सट्रीम से एक एक्सट्रीम से दूसरे एक्सट्रीम पे लेके जाना है। तो ऑब्वियसली ऑक्सीडेशन आप करवाओगे। ऑक्सीडेशन करवाने के लिए यहाँ जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है वो हमारे पास सिंपल ऑक्सीजन होती है, बस कैटलिस्ट यहाँ साथ में लिया जाता है। तो पहली स्टेप में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर है, ऑक्सीजन है। दूसरे स्टेप में भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एयर है। अब तीसरे स्टेप में आपके दिमाग में सवाल ये आ सकता है, सर क्या तीसरे स्टेप में H2 हमारा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? नहीं, तीसरा स्टेप में H2 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं है। तो क्या इसका मतलब वहां ऑक्सीडेशन नहीं हो रहा है? आप ध्यान से देखेंगे तो पता चलेगा उसमें ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों हो रहे हैं। वो एक हमारे पास वो है, क्या बोलते हैं उसको, डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन। उसमें NO2 का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है और NO2 का ही रिडक्शन। तो उसमें अलग से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की जरूरत लेने की जरूरत नहीं पड़ रही। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पहले स्टेप में -3 से कहां तक पहुंचा दी गाड़ी हमने? +2 तक। दूसरे स्टेप में कहां से कहां तक पहुंचा दी? +2 से +4 तक। बस अब तीसरे स्टेप में उस +4 वाली चीज को +5 में लेके जाना है। तो +5 में तो अपने आप डिस्प्रपोर्शनेट होके आता है NO2। डिस्प्रपोर्शनेट जब होगा तो +4 से +5 में मतलब HNO3 में भी जाता है और घट के +2 में भी आ जाता है, और इसी NO को फिर आगे आप यूज भी कर सकते हो। क्लियर है? आ गई बात समझ में कैसे हम बनाते हैं ओस्टवाल्ड प्रोसेस से नाइट्रिक एसिड? चलिए आगे बढ़िए। इस पेज पे कोई भी डाउट हो प्रॉपर्टीज में तो बताइए। एक्सक्यूज मी सर, सर प्रॉपर्टीज में पहले पैराग्राफ में स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.504 दी है, इसका क्या मीनिंग है सर? डेंसिटी 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 स्पेसिफिक ग्रेविटी का मतलब होता है डेंसिटी। ठीक है शान? यस सर। ये 11th क्लास में मूल कॉन्सेप्ट वाले चैप्टर में पढ़ाया गया था। और यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है कि तुमने वो और नहीं किया है, क्या बोलते हैं, जो अभी मैंने मूल कॉन्सेप्ट वाली अवस्थी सॉल्व करने के लिए दी थी वहां नहीं गया। वहां एक क्वेश्चन है 80 से लेकर 90 के बीच में, उसमें ये टर्म यूज हुआ है स्पेसिफिक ग्रेविटी, तो वो तुमने किया नहीं है। चलो आगे बढ़ो। अच्छा इसमें आगे मुझे एक चीज समझानी थी आपको थोड़ी सी, रुको रुको उसी पेज पे आओ। ये नीचे जो कुछ रिएक्शंस लिखी है ना, इनको जरा जूम कीजिए आप। ये कॉपर वाली और ये जिंक वाली जो रिएक्शन है इसको जूम कीजिए। हाँ 1 मिनट रुको, मैं इसका स्क्रीनशॉट लेता हूँ, फिर मैं स्क्रीन शेयर करके आपको कुछ इसमें समझाने वाला हूँ। हाँ जी आर्यन, 1 सेकंड के लिए स्क्रीन स्टॉप कर दीजिए आप, शेयरिंग स्टॉप कर दो। देखिए रिएक्शन जो है मैं कॉपर वाले से ही समझा देता हूँ, आपको चीज समझ में आ जाएगी क्या समझाना चाह रहे हैं यहाँ पर। कॉपर प्लस HNO3 दो रिएक्शन है कॉपर के साथ में। क्या बन रहा है? ये तो फिक्स है मामला, नाइट्रेट। तो गैस पे ध्यान दीजिए क्या क्या गैस बन रही है। इस केस में क्या गैस बन रही है? NO, कॉपर प्लस HNO3। नाइट्रेट तो वही बन रहा है वोल्ट वाइज, प्लस गैस क्या बन रही है जी दूसरे वाले केस में? NO2। इसमें जो मेन चीज है उस पर ध्यान दो, इसमें यहाँ लिखा हुआ है डाइल्यूट और यहाँ लिखा हुआ है कंसंट्रेटेड। ध्यान से समझना जो मैं समझाना चाह रहा हूँ इसमें आपको। दोनों ही रिएक्शन को ध्यान से देखिए। कॉपर बताइए 0 से +2 में जा रहा है या नहीं जा रहा है? हाँ जी कॉपर जो है दोनों ही रिएक्शन में
वो +2 में जा रहा है। कैसे जाएगा कॉपर +2 में? एक कॉपर +2 में इलेक्ट्रॉन कैसे जाएगा? तो इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करके 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके। अब एक बार तो आपने ले रखा है डाइल्यूट HNO3 और एक बार आपने ले रखा है कंसंट्रेटेड HNO3। समझना, इस HNO3 में नाइट्रोजन जो है वो है आपका +5 में। ये मैं केवल आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। मैं जो इतना जो पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ ना, वो मैं आपको लॉजिक सिखा रहा हूँ। कभी आप गलती से भूल जाओ कि किस केस में तो NO बनती है और किस केस में NO2 बनती है। अगर आपका वो रटने वाली चीज अच्छी है तो अगर आप रट सकते हो तो बहुत अच्छी बात है। आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस पर ध्यान देने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको लगता है कि भूल सकते हैं तो मैं आपको उसका पूरा लॉजिक समझा रहा हूँ। आपको कभी नहीं भूलोगे कि किस में NO होता है, किस में NO2। लेकिन फिर भी मैं कहूंगा अगर आप उसको फाइनली रट सको तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि एग्जाम में हमारे पास में इतना टाइम होता है ना कि पूरा का पूरा लॉजिक लगा करके और फिर हम ये डिटरमाइन वहां पेपर में बैठ के करें कि इस केस में NO होती थी या NO थी। ठीक है, लेकिन लॉजिक समझ लीजिए, आपको ये इंटरेस्टिंग लॉजिक लगेगा। आपको मतलब इजीली समझ में आएगा कि उस वाले केस में वो क्यों बन रहा है, उस केस में वो क्यों बन रहा है। देखो, तो 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए। दोनों केसेस में HNO3 में जो नाइट्रोजन है वो +5 में है। अच्छा, अब देखिए एक केस ये था जिसमें हमने डाइल्यूट लिया हुआ है HNO3, एक केस में हमने कंसंट्रेटेड लिया हुआ है। कॉपर में से 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। कंसंट्रेटेड का क्या मतलब है? कंसंट्रेटेड का मतलब ये हुआ ना कि आपके पास में HNO3 के मॉलिक्यूल बहुत सारे हैं। बोलो, यस सर। यस बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं। अच्छा, और डाइल्यूट का क्या मतलब है? कम पानी है के भी हैं रिलेटिव। साथ में। हाँ नहीं, वो तो फिर कंसंट्रेटेड में भी नहीं पानी सर, के हो मतलब सकते उसमें डिफरेंस ज्यादा। हैं। रिलेटिवली डाइल्यूट में हमारे पास HNO3 के मॉलिक्यूल कम है और कंसंट्रेटेड वाले केस में हमारे पास HNO3 के मॉलिक्यूल ज्यादा है। ये बताओ, ये HNO3 यहाँ इस रिएक्शन में क्या काम कर रहा है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है। यस सर। यस कॉपर को ऑक्सीडाइज करने का मतलब कॉपर में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकलेंगे उनको कैप्चर करने का काम कर रहा है। तो अब आपके पास में कॉपर में से जो 2 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 2 निकले हैं, वो तो एक मैंने एटम लिया इसलिए मैं 2 इलेक्ट्रॉन कर रहा हूँ, बाकी 50 एटम आप ले लो, टोटल 100 इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे। अब वो 100 इलेक्ट्रॉन जो निकले हैं, अगर आप खुद सोच के देखिए, आपके पास में HNO3 का अगर नंबर ज्यादा है, HNO3 आपके पास में ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, तो उसका जो सिंगल मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा, उसको ज्यादा इलेक्ट्रॉन कैप्चर करने की कोई जरूरत नहीं है ना। वो सब में डिस्पर्स हो जाएंगे अगर ज्यादा अवेलेबल है तो आपके पास में। अगर मान लो आपके पास में 100 HNO3 अवेलेबल है, 100 इलेक्ट्रॉन निकले हैं, 100 HNO3 अवेलेबल है, तो बताइए हर एक को एक एक मिलने के चांस है या नहीं है? यस सर लेकिन है। अगर आपके पास 50 ही अवेलेबल होते, डाइल्यूट होता 50 ही होते, तो बताइए फिर इन्हीं 50 को ही एडजस्टमेंट करके उन 100 को कैप्चर करना है। तो 50 मॉलिक्यूल अगर 100 को करेंगे तो फिर एक को कितने करने पड़ेंगे? 2। तो आपके पास, अच्छा, इलेक्ट्रॉन कैप्चर करेगा तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आएगी। तो बताइए ज्यादा इलेक्ट्रॉन का कैप्चर कहाँ हो रहा है, डाइल्यूट के केस में या कंसंट्रेटेड के केस में? कंसंट्रेट अरे इतना समझाया डाइल्यूट फिर में हो रहा है सर, डाइल्यूट। भाई, डाइल्यूट में 50 100 को कर रहे हैं, तो एक जो है वो 2 को कर रहा है। और कंसंट्रेटेड में मतलब जब नंबर HNO3 का ज्यादा है तो एक एक को कर रहा है। 100 इलेक्ट्रॉन निकले थे, 100 HNO3 है, एक एक को कर रहा है। तो ऑक्सीडेशन नंबर में कमी ज्यादा कहाँ आएगी? डाइल्यूट वाले केस में तो आप देख सकते हैं +2 में डाइल्यूट में, और कंसंट्रेटेड के केस में वो +5 से सिर्फ और सिर्फ किस में आया है? +4 में आया है। बताइए लॉजिक समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? यस यस सर। ठीक है, देखिए लॉजिक्स हैं, सब चीजें हैं, बट देखिए कुछ चीजें जो है वो याद ही करनी पड़ेंगी आपको। कॉपर में ऐसा है, लेकिन जिंक में क्या है ना, गैस ही अलग हो जाती है। NO की जगह में N2 होता है जिंक वाले केस में जब डाइल्यूट। तो ये चीज आपको याद करनी है कि किस केस में कौन सी गैस है, उसका कोई और लॉजिक हमारे पास नहीं। तो फिर से स्क्रीन शेयर करवा देते हैं। इसको अगर आप लिखना चाहो तो लिख लो, वहीं एनसीईआरटी में कुछ अपने शब्दों में अगर लिखना चाहो तो ये जो मैंने बताया है। बाकी आगे बढ़ते हैं। आर्यन स्क्रीन शेयर कर दो। इसमें देखो जिंक वाला, देखो जिंक वाले केस में जो डाइल्यूट है ना, डाइल्यूट, उसमें आपके पास N2 गैस बनती है, N2। कंसंट्रेटेड में तो NO2 है, वो तो कॉमन है, लेकिन डाइल्यूट वाले में NO की जगह N2 है, मतलब वो थोड़ा सा और थोड़ा ज्यादा डाइल्यूट वाला मामला हो गया है।
वहां +5 से +2 में ही आया था ऊपर, यहाँ तो ध्यान से देखेंगे आप तो +1 में ही आ गया है उसी पे। तो ये आपको याद करना पड़ेगा कि जिंक में कैसे रिएक्शन होती है, कॉपर में कैसे रिएक्शन होती है। इसमें अगर आप कहीं अगर बुक आपके पास में कोई है आपके पास अवेलेबल, एक Fe की भी HNO3 के साथ अलग-अलग रिएक्शन होती है, डाइल्यूट में अलग, कंसंट्रेटेड में अलग, तो वो अगर आपको कहीं से मिल जाए, तो इसी में एक Fe वाली रिएक्शन आप और ऐड ऑन कर लेना। बस ये 3 एलिमेंट के लिए आपको पता होना चाहिए HNO। तो है, लिख लो यहाँ पे कर देना, किसी को भी नहीं मिलती है तो फिर मैं देख के बता। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगले पेज पे आइए। 175, हाँ जी 175 में बताइए कुछ भी डाउट हो तो आपको। इसमें आपके पास ये लास्ट में जो ब्राउन रिंग टेस्ट है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेस्ट है। और यहाँ ये जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स है, इसमें सबसे लास्ट में जो ब्राउन कॉम्प्लेक्स दिया हुआ है, जूम करना थोड़ा, अरे हाँ, इसमें इस ब्राउन कॉम्प्लेक्स की एक खासियत बताता हूँ आपको। ये इकलौता पूरी केमिस्ट्री का इकलौता ऐसा कंपाउंड है जिसमें आयरन +1 में होता है। अदरवाइज आयरन कभी +1 में नहीं होता। आयरन इस केवल ये कंपाउंड है जिसमें +1 में होता है। अदरवाइज आयरन किस में होता है? या तो +2 में होता है, तो +3 में होता है। ठीक है, तो ये चीज अगर आपको पता होगी ना कि आयरन यहाँ +1 में है, तभी आप इसमें इस पे बेस्ड क्वेश्चन कर पाओगे। नहीं तो पता है आपको क्या लगेगा? इसको ध्यान से देखो आप, ये जो NO है इसमें लीगेंड के फॉर्म में, अगर आपको लीगेंड्स याद आ रहे हो तो NO मैंने NO भी लिखवाया हुआ है आपको और NO+ भी लिखवाया हुआ है। जब वो NO की तरह आता है तब तो उसका नाम होता है न्यूट्रल के टाइम पे तो क्या, नाइट्रोसिल। और NO+ भी लिगेंड की तरह यूज होता है, उसका नाम होता है क्या, नाइट्रोसोनियम। तो यहाँ अगर इस तरीके से आपके पास कॉम्प्लेक्स लिखा हुआ है तो पता है आपको क्या लगेगा? आपको ये लगेगा कि Fe तो +2 वाला है और जो NO है वो 0 वाला है, यही लगेगा। लेकिन है नहीं ऐसा, Fe +1 वाला है और जो NO है वो भी नाइट्रोसिल नहीं है, यहाँ पे नाइट्रोसोनियम है, NO+ वाला है। ये चीज याद होनी चाहिए कि ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स में जो नाइट्रेट का टेस्ट है, उसमें जो आपका कॉम्प्लेक्स बनता है उसमें आयरन +1 होता है। क्लियर? बाकी इसमें लिखा हुआ है कि कैसे कैसे हम उस नाइट्रेट को टेस्ट कर पा रहे हैं, वो थ्योरी में वहां लिखा हुआ है। चलिए भाई फॉस्फोरस की शुरुआत करते हैं। तो फॉस्फोरस में ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें जो कुछ कुछ बताया हुआ है, रेड व्हाइट क्या क्या है फॉस्फोरस, इसमें कोई डाउट है तो बताओ। ये जो रिएक्शन लिखी हुई है ना पहली पहली P4 + NaOH, काफी इंपोर्टेंट रिएक्शन है, याद होनी चाहिए आपको। अगर देख पा रहे हैं, समझ पा रहे हैं तो देखो, ये एक डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन है। बेसिक मीडियम में फॉस्फोरस जो है वो डिस्प्रपोर्शनेट हो रहा है यहाँ पर। चलिए आगे बढ़िए। नहीं है इस पेज पे कोई भी डाउट, बढ़ जाऊं आगे, आर्यन 176 पे आ जाओ। देखो वही जो रिएक्शन मैंने अभी भी आपको बताई थी, वो रिएक्शन दोबारा आ गई। वो अब पहले तो वो फॉस्फोरस के उसमें थी, यहाँ पे फॉस्फीन के प्रिपरेशन में आ गई है वही रिएक्शन। हाँ जी, इस पेज पे बताइए किसी को कोई भी डाउट हो तो। सन्नाटा है मामला, मतलब किया नहीं है कल काम। शिवम कर लिया क्या? सर किया हुआ है, आगे PCl3 ओ PCl5 में डाउट है मेरा। ठीक है, इसमें नहीं है किसी को भी? चलो नेक्स्ट नो पेज पे आओ। सर। नेक्स्ट पेज, इसमें बताइए फॉस्फोरस हैलाइड PCl3 हमारे पास लिखा हुआ है, यहाँ पे पेंटा हैलाइड भी है। इन दोनों में कोई भी डाउट हो तो बोलो। वन 177 पे किसी को कुछ भी डाउट है तो बताइए। सानिध्य रिएक्शन याद करनी ही पड़ेंगी, तो घबराना नहीं है, 2-3 बार इनको अगर पढ़ोगे तो याद हो जाएगी। ठीक है, नहीं है भाई 177 पे भी। चलो आगे 178 पे बताइए कोई डाउट हो तो। सर एक बोल। ना वो बता दो, हेलोजेंस के साथ जो होते हैं ना PCl5 की बॉन्ड लेंथ सारी PF5 की, वो
याद नहीं आ रही, केमिकल बॉन्डिंग में भी शायद से लिखी नहीं हुई है। बॉन्ड लेंथ क्यों मेजर, मतलब वैल्यू क्यों याद करनी है आपको? मैं ये बता सकता हूँ यहाँ पे ये कम क्यों है और ये ज्यादा क्यों है। ये सर वो एक बार प्लीज बता दो। अच्छा, कम और ज्यादा पूछना है तुम्हें? ये सर एक बार बता दो प्लीज। 11th में ध्यान ना देने का है कारण। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। अभी अब आ रही है? ये सर अब आ रही है। हाँ, तो इसमें सबसे पहले शिवम इतना तो जानते हो ना कि एक कोई इसमें एक्सियल पोजीशन होती है, कोई इसमें ये इक्वेटोरियल सर पोजीशन। ये ऊपर नीचे एक्सियल और ये ट्रायंगल वाली इक्वेटोरियल। ठीक है कृति गोयल, इसमें ये एक्सप्लेन कर दीजिए कि हमारी एक्सियल की बॉन्ड लेंथ ज्यादा क्यों है और इक्वेटोरियल की बॉन्ड लेंथ कम क्यों है, मतलब बेसिकली एक्सियल इक्वेटोरियल से ज्यादा लेंथ वाला क्यों है? कृति। सर मतलब प्रॉपर तो याद नहीं आ रहा, पर मतलब ये याद था कि उसमें रिपल्शन ज्यादा होती थी। नहीं नहीं नहीं, और कोई? ठीक है, सर मतलब ये 90 डिग्री की वजह से, 90 डिग्री का एंगल होने की वजह से उसमें रिपल्शन ज्यादा होने की वजह। नहीं नहीं, ऐसी कहानियां नहीं चाहिए मुझे पढ़ने। और कोई? अग्रिमा। सर अग्रिमा। 1 मिनट सर, 2 मिनट। 2 मिनट में तो पेज पलट लोगे तुम? कॉपी नहीं निकाल लो नहीं 2 मिनट में तो। नहीं, सर नहीं है कॉपी। हम्म, सर सर बताऊं? अक्षत है, कौन है? अक्षत। अक्षत रुको रुको, अभी रुको अभी रुको। तो जो खुद कह रहा है बताऊं, उससे तो मैं पूछूंगा ही नहीं ना, मैं तो उनसे पूछूंगा जिनको नहीं मालूम है। तो कोई नहीं बताएगा तो तुमसे पूछेंगे। रुको अभी। अग्रिमा। नहीं सर, बताइए। मैंने सर पेज नहीं देखा सर, मुझे याद है। वो तो ठीक है, वो तो मुझे मालूम है, तो पता हो सकता है, तो मैं ये नहीं कहूँगा आपने देखा है, बट अभी आपसे नहीं पूछ रहा हूँ। अगर जो भी थोड़ा बहुत पता है आप ट्राई कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब उतना ज्यादा एकदम एग्जैक्ट बताओ जरूरी नहीं है, जितना भी आपको पता है वो बताओ। सर एक्सियल बॉन्ड्स के उस पे रिपल्शन ज्यादा होनी चाहिए मेरे हिसाब से, तो उसकी से बॉन्ड लेंथ ज्यादा। बॉन्ड लेंथ पे कमेंट करो थोड़ा। अगर नहीं आगे बढ़े। नहीं सर, अगर रिपल्शन ज्यादा तो वो दूर दूर ही रहेंगे तो ही ज्यादा सही रहेगा। ठीक है, रिपल्शन वाली चीज जो आप कह रहे हो मैं उसमें पूरी तरीके से डिसएग्री नहीं करूंगा, बट वो पूरा प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं है। मैंने आपको बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन इसकी ऑलरेडी बताई है, मैंने इतने सारे रूल वगैरह कुछ आपको बता करके फाइनली इसकी बहुत ही प्रॉपर एक्सप्लेनेशन बताई है क्लास में। किससे पूछे? अर्नव सिंह। अर्नव सिंह बताओ। सर रिपल्शन की वजह से होगा सर। नहीं भाई, रिपल्शन नहीं, रिपल्शन से आगे बढ़ जाइए। रिपल्शन नहीं अब कोई बोलेगा, रिपल्शन के अलावा बताइए। ये जो आप रिपल्शन वाली चीज बोल रहे हैं ना, वो पूरी तरीके से गलत नहीं है, ठीक है, वो भी अपनी जगह ठीक है, लेकिन मैंने और भी कुछ बताया है आपको इसमें। तो हाइब्रिडाइजेशन का भी कुछ रोल है? इसका हाइब्रिडाइजेशन हाँ, उससे एक्सप्लेन इक्वेटोरियल sp2 होते थे और वो pd होगा। ये सर उसमें देखो ऐसा है, इसमें बड़ा सिंपल तरीके से आप समझ सकते हो उसको। जो आपके पास फास्फोरस का यहाँ हाइब्रिडाइजेशन है, ये शिवम बताएगा। शिवम, PCl5 में फास्फोरस का हाइब्रिडेशन क्या है? sp3d। sp3d। यस सर। तो जो sp3d है ना शिवम, उसको ब्रेक करो, उस sp3d को लिखो, वो एक्चुअली sp2 और pd में करते थे। हाँ याद तो आ रहा है, मतलब sp2 और pd में पढ़ते थे। हाँ जी। अब sp2 वाला पोर्शन कौन सा होता है और pd वाला पोर्शन कौन सा होता है? सर sp2 वाले तो 3 क्लोरीन और वो वाले एक्सियल वाले pd वाले होते थे। यस सर। तो अब एक बात बताइए, आपके पास ऑर्बिटल जो है वो एस जो है उसकी पेनिट्रेटिंग पावर सबसे ज्यादा होती है, उसका साइज सबसे छोटा होता है नहीं होता है?
यस हाँ जी सर। बट अच्छा हाँ अगर आपके पास में कोई बॉन्ड में एस ऑर्बिटल आ रहा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। अगर किसी बॉन्ड में एस कैरेक्टर ज्यादा होता है तो उसकी बॉन्ड लेंथ कम होती है। और हाँ अगर जी सर। पी कैरेक्टर ज्यादा है तो उसकी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होती है। और यहाँ तो इवन पी के साथ साथ डी भी है। तो समझ में आया हाँ जी किसकी सर। ज्यादा होगी और क्यों ज्यादा होगी। यस सर। तो देखो सीएल के हिसाब से तो सीएल तो सारे ही एक जैसे। सीएल में तो क्या कंपैरिजन करना है। फॉस्फोरस के ऑर्बिटल से डिसाइड होगा कि कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा है कौन सी। ठीक है, क्लियर हुआ ये। यस सर। एक ना केमिकल बॉन्डिंग में PF5 का भी दिया हुआ था, उसमें लिखा होता सबकी इक्वल होती है। मेरे को उससे याद था कि सबकी इक्वल होती है। वो एक्सेप्शन है, उसको याद रखना है आपको। उसमें एक्चुअली होता ओके ही है। उसमें मैं बता देता हूँ आपको क्या होता है। फॉस्फोरस का फ्लोरीन का छोटा साइज होने की वजह से उसमें उसमें एक्सियल पोजीशन और इक्वेटोरियल पोजीशन इंटरचेंज करती हैं। तो एक मतलब रेजोनेंस काइंड ऑफ थिंग आ जाती है उसमें, जिसकी वजह से आपके पास में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस खत्म हो ओके सर, थैंक यू सर। जाता है। आगे बढ़ो इसमें आगे। कौन सा पेज नंबर था ये? हाँ जी, इसके बाद में देखिए फॉस्फोरस के कुछ एसिड्स हैं। मैंने इनमें से एक आपको पायरोफॉस्फोरिक एसिड तो कल समझाया था। उसके अलावा मैंने ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड और ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड भी आपको बता दिया था। मतलब जो स्टार्टिंग के 3 है वो मैंने आपको कल बता दिए थे जब हम लोग सिलिकेट्स पढ़ रहे थे। उसके अलावा भी यहाँ पे कुछ हैं तो जो इसमें हैं वो हमें पता होना चाहिए कि उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है, उसकी स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, प्रिपरेशन आप भले ही यहाँ याद मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको एटलीस्ट फॉर्मूला उसका नाम के साथ पता होना चाहिए, स्ट्रक्चर आपको पता होना चाहिए। इसकी प्रिपरेशन आप चाहें तो इसकी कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप केवल इतना बस याद कर लेना, एक तो ऑर्थोफॉस्फोरिक और एक ऑर्थोफॉस्फोरस, बस। ठीक है सर सर इसमें ये जो एसिड्स है ऑर्थो हाइपो ये सब ना आपने ऑर्गेनिक के टाइम पर आपने इनको एसिड का ये जो नोमेनक्लेचर सा होता है ये आपने बताया था कैसे इन्हें याद करना होता है, मतलब लॉजिक बताया था इनके नाम का, तो एक बार आप वो बता सकते हो वापस। इसके नाम का तो देखो ऐसा है, मेटा जो यूज होता है वो होता है जब एक ही मॉलिक्यूल में से पानी निकल जाता है। 2 में से मिलके निकलता है तो पायरो बोलते हैं, अगर एक में से निकलता है तो उसको मेटा बोलते हैं। इसमें जब देखो अगर कहीं मेटा फॉस्फोरिक एसिड है तो समझ में आएगा आपको, है कहीं मेटा फॉस्फोरिक एसिड? यस लास्ट वाला टेबल में पॉली मेटा मेटा फॉस्फोरिक, हाँ ये इधर इधर देखो। आपके पास में H3PO4 में से पानी का एक मॉलिक्यूल निकाल दो। H3PO4 में से एक एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दो, तो फॉर्मूला क्या रह जाएगा? अगर H3PO4 में से हम एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दें तो बोलो। H3 है, एक पानी का मॉलिक्यूल निकाल दिया, H बताओ कितने बच गए? H आ गया सर। 1। फॉस्फोरस आपके पास में निकाला ही नहीं है, 1 था, 1 ही रहेगा। O3 ऑक्सीजन 4 थे, एक हटा दिया, कितने रह गए? 3 रह गए। O3 3 रह गए। हाँ, तो मेटा उस सेंस में यूज होता है कि अगर एक ही मॉलिक्यूल में से निकल जाए तो, और अगर 2 में से मिलके निकले तो उसको पायरो बोल देते हैं। ठीक है, ऑर्थो मैंने कल बताया ही था आपको, ऑर्थो किस सेंस में हम यूज करते हैं। ऑर्थो किस यस सेंस सर, में वो ऑक्सीजन जीरो ऑक्सीजन ना, सिंगल मेटल एटम के अटैक। यस सर, सिंगल। और हाइपो किस सेंस में यूज किया जाता है? हाइपो होता है मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट। हाइपो जो वर्ड यूज करते हैं यहाँ पर में, वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। आपको याद होगा हाइपोक्लोराइट, हाइपोब्रोमाइट, याद आ रहा है? हाइपो, यस। तो हाइपो होता है कम ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए। पर यहाँ है नहीं, अगर पर होता तो पर होता है हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए, हाइपो होता है लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर आ गया सबका मतलब समझ में? ऑर्थो, मेटा और हाइपो। डन? यस यस। चलिए भाई नेक्स्ट। ये छोटा सा आधे पेज का पैरा और बच रहा है, इसमें बता दीजिए किसी को कुछ भी डाउट हो तो। नहीं है? ठीक है, तो अब ऐसा है, आप लोगों के पास में अब 4 दिन है। कल की तो क्या चलो क्लास भी है, उसमें हम लोग रिडॉक्स वगैरह कर लेंगे। और
अब आपके पास में टोटल देखा जाए तो मंडे तक 4 दिन है, 4 है ना 5 है? आज क्या हो गया? आज वेंसडे है ना, थर्सडे फ्राइडे सर सैटरडे मंडे को संडे। पेपर है सर। अब तुम यार पेपर देखो बीच में नहीं मतलब सर, मैं मंडे को बता रहा हूँ पेपर है सर। अब पेपर तो आते ही रहेंगे, पेपर भी साथ में चलेंगे, वो उससे घबराओ मत, वो थोड़ा सा स्ट्रांग बनो आप, ऐसे मतलब फड़फड़ाने वाली आदत अभी गई नहीं है आपकी। पेपर है तो बस सर सब कुछ मत दो, वैसे नहीं चलेगा। पेपर को तो आपको अब रूटीन का पार्ट बनाना पड़ेगा, वो होना ही है पेपर तो अब आप लोगों के लिए 2 ग्रुप में दे रहा हूँ, 4 दिन का समय है। तो ये भी आप देखो, आपने पूरा ग्रुप 2 दिन में निपटा दिया। 2 दिन बताइए सही रहते हैं वैसे एक ग्रुप के लिए, है ना? तो उतना ज्यादा टाइम तो है भी नहीं हमारे पास में, तो 2 दिन सही है। आपको 16th और 17th ग्रुप करने हैं, ऑक्सीजन फैमिली एंड हेलोजन फैमिली। तो जब भी मंडे तक आप आए तो इसको आपको कंप्लीट करके लेके आना है, जैसे आपने नाइट्रोजन फैमिली को कंप्लीट किया है। मंडे को अगर आपका टेस्ट है तो ट्यूसडे वाली क्लास में, ट्यूसडे को जब भी आपकी क्लास होगी तो हम लोग ऑक्सीजन फैमिली उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है? रिवीजन शेड्यूल आ गया। रिवीजन शेड्यूल आ गया है, उसमें थोड़ा सा टेस्ट आपके आगे तक जा रहे हैं, तो ठीक है, मतलब रिवीजन शेड्यूल तो सही है, उसी के हिसाब से चलते रहो, कोई सर दिक्कत नहीं। मंडे को कोई टेस्ट नहीं है। ये रितेश पागल बना रहा सबको। यस सर। यस सर। यस सर, नहीं सर है। कोई टेस्ट नहीं है। तो रितेश तुम पागल क्यों बना रहे हो फिर सबको? सर पागल नहीं बना रहा सर, मेरे को लगा सर 16 को सर डेट नहीं, गलत, ये तुम डेट सबको गलत कर ली सर। ये तुम सबको सदमे में लाके और मतलब खुद तुम हाई स्कोर करना चाहते हो, सब तुम्हारी ट्रिक है, शिवम के नक्शे कदमों पे चल रहे हो तुम। ये सर मैं इतना नहीं करता सर ऐसे, वो कल फोटो रह गई थी गलती से, किसी ने मांगी नहीं। मतलब कोई मांगेगा तभी दोगे तुम्हें ना, तुम्हें मालूम है कि सर ने पर्सनली तुम्हें भेजी है, तो वो मतलब सबके लिए ही भेजी है। चलिए ठीक है भाई, तो अब इसमें देखो एक्सक्यूज तो आपके हाथ में है, आप 50 एक्सक्यूज बना लीजिए। सही बात तो ये कि मैं चेक भी नहीं करने वाला हूँ, बस आप लोगों के लिए मैंने मौका दे दिया है, 4 दिन का समय है, 4 दिन में आप ये दोनों कर लाओ, इसमें जो भी आपके डाउट्स होंगे। हालांकि ऐसे कोई मेजर डाउट आपके इसमें भी नहीं थे और मेजर डाउट आपके उसमें भी नहीं आएंगे, ठीक है? एक बार अब जैसे फ्लो बन गया है तो आपको समझ में आ गया होगा कि वो पढ़ना है, रिएक्शंस हैं, कुछ रिएक्शंस याद करनी है, कुछ समझ में आ जाएंगी, तो इसी तरीके से करना है। तो ये 2 ग्रुप जो हैं हमारे, ये क्या करना चाह रहे हो आर्यन? क्या क्या क्यों ना चाह रहे हो कर्सर को इतना? तो ये जो है आपके पास में 4 दिन में आप 2 ग्रुप कंप्लीट कर लेना, ठीक है? तो मिलते हैं कल में, कल रिडॉक्स थोड़ा सा करवा देंगे आपको। हाँ तो यूजेस पे क्वेश्चंस आते हैं यार, मेन जगह। यूजेस पे उतना तो नहीं, लेकिन एक बार जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, मुझे याद है एक बार जियोलाइट के यूज पे क्वेश्चन आया हुआ है, ओके सर। ठीक है? तो अब ये नहीं कह सकते कि भाई नहीं आ सकता, मतलब है ना, सब समझ रहे हो उस चीज को? यस सर। एनसीईआरटी में है तो पूछ तो सकता है वो। अब वो आप देखो कि आपकी कैपेसिटी में उस यूजेस में से अगर कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको यूज लग रहा है तो वो आप याद रखना, क्योंकि सारे याद रख पाना वो पॉसिबल होगा नहीं आपको। यस सर। ठीक है, एंड करते हैं इसको। क्लासेस है इसके बाद। इस टाइम कौन सी क्लास है? सर सर आज ठीक है, मैं लीव कर देता हूँ। थैंक यू सर।